नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज हमारी चल रही हैं। टॉपिक 3 एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज पे हमारी चर्चा चल रही है और लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिविटी जो हमारी इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यू है उस पर हमने चर्चा की थी। आज एक और इम्पोर्टेंट जो फाउंडेशनल वैल्यू है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और उस फाउंडेशनल वैल्यू का नाम है, आज हम 3 पे बेसिकली बात करेंगे और जिनमें से सबसे पहली जो है, शुरुआत से लेंगे क्रम से, और सबसे पहली जो है उसका नाम है नॉन पार्टीजनशिप। नॉन पार्टीजनशिप का जो बेसिक शब्दार्थ जो है, यानी कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो है गैर तरफदारी। हमने किया है, आप चाहो तो इसको राजनीतिक तटस्थता भी कर सकते हो। यूपीएससी में अनुवाद की थोड़ी समस्या रहती है हिंदी माध्यम में, सॉरी, तो हमेशा आपको इंग्लिश वर्ड पर फोकस करना है। तो क्या है इसका इंग्लिश में नाम है नॉन पार्टीजनशिप। नॉन पार्टीजनशिप और जो है हिंदी में आप जो है वो इसको क्या लिख सकते हो, गैर तरफदारी। गैर तरफदारी, और गैर तरफदारी को आप चाहो तो राजनीतिक तटस्थता भी लिख सकते हो। राजनीतिक तटस्थता। अब जब मैंने राजनीतिक तटस्थता शब्द लिखा है तो आपको इसके बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा कि ये क्या है। इसका जो सबसे बेसिक जो वैल्यू है, जो बात है, वो यही है कि राजनीतिक रूप से हमको क्या रहना है, तटस्थ रहना है। राजनीतिक रूप से क्या करना है, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे अब मैं बता देता हूं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिभाषा, हम देख लेंगे। परिभाषा कह लो या आप क्या कह सकते हो, इसी को अर्थ भी कह सकते हो। परिभाषा या अर्थ भी इसको कह सकते हो। इसके बाद में हम इसका पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास कह लो या विकास कह लो। विकास कह लो। वर्तमान स्थिति देख लेंगे हम कि भाई वर्तमान में भारत में नौकरशाही और राजनीतिक तटस्थता को लेकर के क्या स्थिति है, और भविष्य हम देख लेंगे, या आगे की राह भी इसको कह देते हैं, वो हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले परिभाषा या अर्थ से। जब भी हम परिभाषा या अर्थ की बात करेंगे तो परिभाषा या अर्थ जो होता है वो 2 अर्थों में होता है। एक होता है संकीर्ण अर्थ, और दूसरा होता है व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ में केवल इतना है कि कोई भी नौकरशाह, कोई भी सिविल सेवक, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं लेगा। किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं लेना ही नॉन पार्टीजनशिप है। ना तो सदस्यता लेना है और ना ही किसी भी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखनी है। यदि आपकी किसी भी राजनीतिक दल के प्रति किसी प्रकार की निष्ठा है आपके प्रशासनिक जीवन में, तो वह गैर तरफदारी मूल्य का उल्लंघन होगा। तो संकीर्ण अर्थ में क्या हो गया, ना तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेनी है और ना ही किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखनी है, खास तौर पर प्रशासनिक जीवन में। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में रख सकते हो, पर व्यावसायिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में आप एक सरकारी कर्मचारी होते हुए, एक सरकारी अधिकारी होते हुए किसी दल के प्रति निष्ठा नहीं रख सकते। तो ये तो हो गया संकीर्ण अर्थ, किसी दल की सदस्यता नहीं लेना।
किसी दल की सदस्यता नहीं लेना। व्यापक अर्थ में इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा इसकी यदि हमें लिखनी होगी परीक्षा में तो हम कैसे लिखेंगे? सिविल सेवक को राजनीतिक दलों, नेताओं, विचारधाराओं से तटस्थ होना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी को सभी प्रकार के सभी राजनीतिक दलों से तटस्थ, सभी राजनीतिक दलों, नेताओं, विचारधाराओं से तटस्थ होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में उन्हें स्वतंत्रता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उन्हें तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। उन्हें किसी भी दल के प्रति निष्ठा नहीं रखनी है। तो किसी दल, पार्टी और दल की बात है, नेता, विचारधारा, यदि आप केवल एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलोगे तो आप एक निष्पक्ष, तटस्थ प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाओगे। आपके निर्णयों में, आपके फैसलों में, आपके कार्यों में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी, और जिसका खामियाजा एक समाज के साथ असमानता होगी और लाखों लोगों को भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जस्टिस, अनजस्टिस एनीवेयर इज, वो जस्ट वो कहते हैं ना कि एक जगह अन्याय, सब जगह अन्याय है। ठीक है, तो विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं रखना। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर ऐसे कितने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर खुलेआम किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसके और भी पहलू हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो सिविल सेवक अब राजनीति में आना चाहता है और किसी एक दल विशेष को ये ध्यान दिलाना चाहता है कि भाई देखो, मैं आपकी विचारधारा से प्रभावित हूं, आपकी पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, मुझे टिकट दो, मुझे एमपी का टिकट दो, मुझे एमएलए का टिकट दो, मुझे पार्टी में लो, मुझे अपने कैबिनेट में लो, कोई मंत्री बनाओ। इसका एक मोटिव ये भी होता है क्योंकि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो राजनीति में जाते हैं, लेकिन पद पर रहते हुए ये करना जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन है, जो कोड ऑफ एथिक्स है उनका उल्लंघन है। तो अब हम इसका देख लेते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास क्या है। तो संकीर्ण अर्थ में इसका दल परिभाषा क्या है? किसी दल की सदस्यता नहीं लेना, और व्यापक अर्थ में किसी भी दल, नेता, विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं रखना, सभी विचारधाराओं से तटस्थ होना, न्यूट्रल होना। आपको व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता है, निजी जीवन में स्वतंत्रता है, पर आप सोशल मीडिया के जरिए भी यह काम नहीं कर सकते। किसी भी माध्यम से किसी भी आम व्यक्ति को आपकी निष्ठा उजागर नहीं होनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा के प्रति। यह तो हो गया, उजागर नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। यदि होगी भी तो आपकी नीतियों में झलकेगी, आपके कार्यों में झलकेगी, आपके फैसलों में झलकेगी, आपके निर्णयों में झलकेगी, आपके कर्मचारी चयन करने की प्रक्रिया में झलकेगी। आप यदि किसी भी कर्मचारी को, किसको प्रमोशन दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, उसमें झलकेगी, और आप निष्पक्ष नहीं रह पाओगे। अब हम देख लेते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ की जो सिविल सर्विसेज हैं, हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक नौकरियां हैं, प्रशासनिक जो सेवा है, ये हमारे यहाँ शुरू की गई किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। आपको पता ही है ना, आईसीएस के तौर पे ये शुरू की गई। तो हमारी जो आईसीएस शुरू की गई अंग्रेजों के द्वारा, वर्तमान में वहीं के द्वारा शुरू की गई है। तो अभी भी वर्तमान में भी इस पर सर्वाधिक प्रभाव यदि किसका है, तो यदि हम कहेंगे
तो किसका है? ब्रिटिश नौकरशाही का है। किसका है? ब्रिटिश नौकरशाही का है। अब जो ब्रिटिश नौकरशाही का प्रभाव है तो वो किस तरीके से है? देखिए, ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में 1688 में उनकी गौरवपूर्ण क्रांति, अपने आप को रक्तहीन क्रांति कहते हैं। हालांकि उस समय कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में उस समय बहुत ज्यादा खून बह रहा था पूरे यूरोप में, बहुत जबरदस्त। हालांकि रेनेसां का उदय उस समय होने लग गया था, शुरुआत हो गई थी, लेकिन फिर भी तो ब्रिटिश नौकरशाही का प्रभाव कैसे आया? तो 1688 में जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, संसद शुरू हुआ, फिर उसके बाद सिटीजन चार्टर आने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे वह दलीय व्यवस्था शुरू हुई, और एक पार्टी थी जिसका नाम था टोरी पार्टी। क्या नाम था उस दल का? उस पार्टी का नाम था टोरी पार्टी। वर्तमान में ब्रिटेन में कितने दल हैं? 2 दल हैं, 2 पार्टियां हैं। 2 दल में पहली है आपके, कौन सी है? कंजर्वेटिव। पहली पार्टी कौन सी है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पार्टी है। दूसरी पार्टी जो है वो कौन सी है? लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव जो पार्टी है, इस पार्टी का जो उदय हुआ है वो टोरी पार्टी से उदय हुआ, और टोरी पार्टी से जब इसका उदय हुआ तो इसकी जो स्थापना हुई, जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वो कब स्थापना हुई? काफी पुरानी पार्टी है, 1834 में हुई। एक टोरी पार्टी थी, उससे बनी थी, और उसके बाद एक लेबर पार्टी है, ये इसकी अपेक्षा थोड़ी नई है, और ये 1900 में बनी। अब चूंकि वह नौकरशाही थी और ये काम कर रही थी, वहां अपने यहाँ उनके यहाँ भी काम कर रही थी, और इनके दल आ गए, तो ब्रिटेन ने ही, चूंकि भाई क्या था कि एक पार्टी की सरकार आती, फिर दूसरी की, 2 ही दल है, अब दल बदलते रहते। अब उससे क्या हो गया कि भाई एक ही दल के प्रति वो निष्ठा रखते, तो प्रशासन में दिक्कतें आती, सरकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसीलिए सबसे पहले जो महसूस की गई कि भाई राजनीतिक तटस्थता या राजनीतिक निष्पक्षता की बात जब की गई, तो सबसे पहले कहां महसूस की गई है? इंग्लैंड में। ब्रिटेन में ये बात महसूस की गई कि नहीं भाई, प्रशासन को तो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे सत्ता का परिवर्तन होता ही रहता था, बार बार जो है वो जो है वो सत्ता का परिवर्तन होता था। तो वहां पर एक व्यक्ति हुआ, और उस व्यक्ति का नाम है मैक्स वेबर, जिसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में भी की थी, जिन्होंने अति तार्किकरण की बात कही। तो पब्लिक एड में मैक्स वेबर का बहुत बड़ा योगदान है। लोक प्रशासन में इनको पढ़ते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन में पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह कि प्रशासन में इनकी भूमिका है। तो इन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वही ब्यूरोक्रेसी का इन्होंने सिद्धांत दिया, नौकरशाही का सिद्धांत दिया। किसने दिया? मैक्स वेबर ने। किसने दिया? आपके मैक्स वेबर ने दिया। तो जब मैक्स वेबर ने इन्होंने सिद्धांत दिया, तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए कुछ आधार बताए, कुछ बेस होने चाहिए, कि नौकरशाही के लिए कुछ निश्चित नियम जो है वो इन्होंने स्थापित किए। तो नौकरशाही के लिए इन्होंने कौन से निश्चित नियम कुछ स्थापित किए? सबसे पहले नौकरशाही को कुछ निश्चित नियमों में जब इन्होंने बांधा, तो इन्होंने सबसे पहले जो चीज कही कि नौकरशाही कैसी होनी चाहिए? फुल टाइम होनी चाहिए। कोई भी नौकरशाह आ रहा है, प्रशासन सेवा में आ रहा है, सरकारी सेवा में आ रहा है, तो कैसा आना चाहिए? फुल टाइम आना चाहिए। दूसरी बात, वो इसे एज ए कैरियर की तरह माने, उसे अपने किसकी तरह माने? कैरियर की तरह माने। तीसरी जो चीज इन्होंने बताई इसमें, वो इन्होंने क्या बताया? यही नॉन पार्टीजनशिप। उनको कैसा होना चाहिए? राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। और चौथी चीज जो इन्होंने बताई एक नौकरशाह के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है एनोनिमिटी। उसका नाम क्या है? एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है हिंदी में अनामिता। अनामिता, एनोनिमिटी।
आपने एक फिल्म देखी है अनामिका? बहुत पुरानी फिल्म है, आप तो बहुत युवा हो तो आपने तो नहीं देखी होगी। आपने एक गाना सुना है, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पर रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन मेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे। तो जो अनामिका शब्द वाली बात मैं कह रहा हूं, अनामिका का मतलब, अनामिता का मतलब क्या होता है? ये काम किसने किया है? कलेक्टर साहब ने किया है। ये काम संजीव कुमार ने नहीं किया है, ये काम विकास कुमार ने नहीं किया है, ये काम संजय शेखावत ने नहीं किया है। एसपी साहब, ये जो केस सॉल्व किया वो एसपी साहब ने सॉल्व किया है, रणधीर सिंह ने सॉल्व नहीं किया। रणधीर सिंह को कोई नहीं पूछेगा, रणधीर सिंह नाम नहीं आना चाहिए। लोगों की जुबान पे क्या आना चाहिए कि ये जो केस सॉल्व किया वो एसपी साहब ने किया है, रणधीर सिंह ने नहीं किया। इसको कहते हैं अनामिता, यानी कि किसकी इंपॉर्टेंसी है? पद की इंपॉर्टेंसी है, व्यक्ति की नहीं है। क्योंकि प्रशासन पद से चलता है, व्यक्ति से नहीं चलता। पद तो व्यक्ति तो क्या है कि आते जाते रहते हैं ना, कभी भी स्थानांतरण हो जाएगा। व्यक्ति बदलने से एसपी नहीं बदलेगा, एसपी तो एसपी ही रहेगा, नाम बदलेगा बस कि भाई कौन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई धूम मचा दो भाई एसपी साहब, एसपी रणधीर सिंह साहब ने कमाल ही कर दिया साहब, नहीं, एसपी साहब ने कमाल कर दिया, ये मैक्स वेबर का कहना था। हालांकि आजकल तो कलेक्टर साहब या बहुत से प्रशासनिक अधिकारी ऐसे होते हैं कि वो आगे आगे चलते हैं, कैमरा उनके पीछे पीछे चलता है, और कई बार समझ में नहीं आता कि वो खुद कैमरा लेकर के गए हैं या कैमरे वाला जबरदस्ती उनके पीछे आ गया है। आजकल क्या सोशल मीडिया का जमाना आ गया ना, इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम तो हर किसी को फेमस होने की चाह हो गई, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है। तो इस मूल्य में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियमित किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है। तो ये 4 ऐसे मूल्य बताए मैक्स वेबर साहब ने। फुल टाइम होना चाहिए, एक तो कैरियर की तरह माने, नॉन पार्टीजनशिप का उनमें गुण होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक रूप से तटस्थ होने चाहिए, और एनोनिमिटी होनी चाहिए। यदि कोई पॉलिसी बनाई तो सरकार ने बनाई, किसी सचिव ने नहीं बनाई। भारतीय ब्यूरोक्रेसी भी इन्हीं 4 सिद्धांतों पर टिकी हुई है। इसीलिए भारत में जब कोड ऑफ एथिक्स बना या कोड ऑफ कंडक्ट जब बना, उसमें लिखा गया कि कोई भी सिविल सेवक, कोई भी नौकरशाह राजनीतिक लेख भी नहीं लिख सकते। वो साहित्य में लिखो, विज्ञान में लिखो, खूब अनुसंधान करो, रिसर्च करो, अपने थीसिस खूब छापो, परंतु किसी में भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं झलकना चाहिए। देखिए, यूके और इंडिया की जो नौकरशाही में एक थोड़ा सा अंतर क्या है कि वहां पे कुछ पद ऐसे हैं, जैसे अमेरिका की बात में यदि करूंगा ना, तो अमेरिका में जैसे क्या है कि कुछ पद ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति करता है। अमेरिका से यदि हम तुलना करेंगे ना भारत की नौकरशाही, तो लगभग एक जैसी समानता बहुत ज्यादा उसमें दिखती है, यूके में भी दिखती है। भारत में कोई भी अपनी मर्जी से कोई नियुक्ति कर ही नहीं सकता। मंत्री को केवल एक पद ऐसा है जिसपे वो अपनी मर्जी के व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोई भी मंत्री उसको कर सकता है, उसको हम कहते हैं ओएसडी। क्या कहते हैं उसको? ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। मंत्री साहब एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन यह भी कब तक रहेगा पोस्ट पर? जब तक मंत्री साहब रहेंगे, यानी कि 5 साल। भारत में ऐसा नहीं है कि मोदी जी के मन पे आ गया तो 5 आईएएस को अपनी मर्जी से आईएएस में भर्ती कर लिया, अरे यार ये राजन बाबू बहुत अच्छा है, बुला लिया, ठीक है, या फिर विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग कहां मिलेंगे, बुला लिया। नहीं, यदि वो जैसे कि ये भी आता है ना कि भाई लेटरल एंट्री आता है, तो बहुत से लोग कहते हैं ना बैकडोर एंट्री है, बैकडोर एंट्री है, लेकिन जो लेटरल एंट्री का जो प्रोसेस है वो शुरू से अब से नहीं है। ऐसा नहीं स्पेशल मोदी ने शुरू किया हो, ऐसा नहीं कि स्पेशल इसी सरकार में ऐसा हुआ है। यहां पे ऐसे मत सोचना कि मैं किसी सरकार का पक्ष ले रहा हूं, मैं केवल आपको एक तथ्य बता रहा हूं कि ये आजादी के समय से ही रहा है, हमेशा से होती रही है लेटरल एंट्रीज। और लेकिन चूंकि वो किसके माध्यम से होती है, यूपीएससी के माध्यम से होती है, उसमें किसी भी नेता का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है।
यूपीएससी की निष्पक्षता पर किसी भी तरीके से सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। अभी तक तो कोई नहीं खड़ा कर पाया है, कुछ ऐसा आज तक नहीं हुआ है, एटलीस्ट अभी तक। तो अब आप चाइना का एग्जांपल लो। चाइना में है तो आप देखोगे कि चाइना में तो केवल एक ही पार्टी की सरकार है। चाइना में केवल एक ही पार्टी की सरकार है। वहां सरकार कैसे होगी? एक ही पार्टी है। अब चाइना में एक ही पार्टी है, चुनाव होंगे, उसी पार्टी के दो लोग खड़े होंगे। खड़े होने के लिए उस पार्टी का सदस्य होना आवश्यक है, वो दो लोग ही खड़े होंगे, और जिसको जो वोट डालेंगे वो वही व्यक्ति वोट डाल सकते हैं जो उस पार्टी के सदस्य होंगे। जो उस पार्टी की सदस्यता नहीं लेगा वो वोट भी नहीं डाल सकता। हमारे यहां तो सभी वोट डालते हैं, तो वही वोट डालेंगे। उस पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उस पार्टी का नाम मैं यहां लिख देता हूं यदि आपको चाहिए तो। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उसमें चुनाव होगा तो वो लोग जीत जाएंगे। अब एक बात बताओ, जिस देश में एक ही पार्टी है, उसी पार्टी के लोग खड़े हो सकते हैं, उसी पार्टी के लोग वोट भी वही उसी पार्टी के लोग केवल डाल सकते हैं। तो आप बताओ, वहां पे यदि कोई सिविल सेवक बनेगा, कोई नौकरशाह बनेगा, किसी को सरकार के साथ मिलकर काम करना है उच्च पदों पर, तो उसके लिए क्या है? आवश्यक है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सदस्यता ले। बिना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सदस्यता लिए कोई भी व्यक्ति वहां नौकरशाह हो ही नहीं सकता। वहां पर नौकरशाह होने के लिए आवश्यक है कि आप कम्युनिस्ट ऑफ पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य हों। इसका मतलब क्या है? चाइना के लिए नॉन पार्टीजनशिप, चाइना के सिविल सेवकों के लिए नॉन पार्टीजनशिप का मूल्य 0 है। क्या है? 0 है। बल्कि इसका उल्टा है, उनसे तो राजनीतिक प्रतिबद्धता की आशा की जाती है, और ये उम्मीद की जाती है वो किसी भी स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से अलग नहीं जाएंगे। जबकि भारतीय ब्यूरोक्रेसी जो है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है, भारतीय नौकरशाही जो है, बिल्कुल विपरीत है। उन पर सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं। उनके लिए ये कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है, जिसको हम टॉपिक नंबर 6 मुख्य रूप से टॉपिक नंबर 7 में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 6 तो हम प्रोबिटी इन गवर्नेंस में पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नेंस में ईमानदारी रहती है। इसके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल है, उनके हिसाब से कोई भी नौकरशाह भारत में किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं कर सकते, किसी नेता को सार्वजनिक समर्थन नहीं दे सकते, कोई राजनीतिक लेख नहीं लिख सकते। लेकिन चाइना में ठीक इसके विपरीत है। और यदि हम अमेरिका की हम बात करेंगे तो अमेरिका में भी भारत जैसी स्थिति है। हालांकि वहां के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कुछ पदों पर अपनी मर्जी से जो है वो नौकरी दे सकता है या उनको सिविल सेवक बना सकता है। ठीक है, ये इसका इतिहास हो गया। थोड़ा सा विकास, डेवलपमेंट हो गया, तुलना हो गई थोड़ी दूसरे देशों से। अब हम देख लेते हैं, क्या राजनीतिक तटस्थता पूरी तरह संभव है? क्या 100% राजनीतिक तटस्थता पॉसिबल है कि नहीं है? जैसे क्या 100% ऑब्जेक्टिविटी संभव थी कि नहीं? तो 100% ऑब्जेक्टिविटी जैसे संभव नहीं थी, अब हम राजनीतिक तटस्थता की बात देख लेते हैं। क्या 100% राजनीतिक तटस्थता संभव है या नहीं? तो समय बदल रहा है। वैसे मैक्स वेबर ने अवधारणा दी थी 100% राजनीतिक तटस्थता की या राजनीतिक निष्पक्षता की, पर वर्तमान समय आप जान रहे हो कि सोशल मीडिया का समय है। आपको अच्छे से पता है वर्तमान समय जो है वो सोशल मीडिया का जमाना है। अब हर कोई अपने विचार सोशल मीडिया पर प्रकट कर रहा है। लगभग हर नौकरशाह, बहुत सारे नौकरशाह ऐसे हैं, बहुत सारे सिविल सर्वेंट ऐसे हैं जो कि क्या है, इस पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने विचार प्रस्तुत करते रहते हैं।
तो समय के साथ 100% राजनीतिक निष्पक्षता संभव नहीं हो पाई है, संभव नहीं हो पाई है। तो क्या संभव नहीं हो पाई है तो क्या नहीं होनी चाहिए? ब्रिटेन में एक प्रयोग किया गया, वहां पे क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा आंदोलन किए लोगों ने कि भाई हमको सरकारी कर्मचारी है तो क्या हुआ, हमको भी वोटिंग राइट्स दो, हमको भी चुनाव लड़ने के अधिकार दो, हमको भी तो राजनीतिक अधिकार दो। पॉलिटिकल राइट्स हमारे केवल वोट डालने तक ही सीमित है, हमारे बिल्कुल भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा, हमको पॉलिटिकल राइट्स दो। तो जब बहुत आंदोलन हुए ब्रिटेन में इसके लिए, तो सरकार ने क्या किया, जितने भी कर्मचारी थे सबसे पहले उनको 2 श्रेणी में बांट दिया। एक श्रेणी में बांटा उनको किसमें, औद्योगिक कर्मचारी, और दूसरे बांट दिए गैर औद्योगिक। क्योंकि जो औद्योगिक जो कर्मचारी हैं उनका काम तो उद्योग धंधा में काम करना है, उनका काम नीतियां बनाना नहीं है, उनका काम क्या है, उद्योग धंधों में काम करना है। और इनका काम नीतियों को लागू कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की बात है, सभी कर्मचारियों की, चाहे वो ग्रेड 4 का या ग्रेड 1 का। और क्या किया कि जो औद्योगिक कर्मी जो थे इनको सभी राजनीतिक अधिकार दे दिए, ये चुनाव लड़ना चाहे चुनाव लड़ो, कुछ भी करो, सभी राजनीतिक अधिकार दे दिए गए। एक आम आदमी को जितने राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं ब्रिटेन में, तो उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर काम कर रहे हो, उनको सभी राजनीतिक अधिकार दे दिए। यानी कि यदि तुम चुनाव लड़ना चाहो तो बिना अपनी नौकरी छोड़े चुनाव लड़ सकते हो। भारत में आज की डेट में क्या है, यदि किसी को चुनाव लड़ना है तो उसको इस्तीफा देना होगा, फिर ही वो चुनाव लड़ सकता है, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी उसको। यहाँ पे क्या है कि भाई तुमको चुनाव लड़ा, जीत गए तो 5 साल चुनाव लड़ो, और जब 5 साल हो जाए तो वापस आकर के ज्वाइन कर लो, नौकरी करो अपनी वापस, आपकी हमेशा के लिए नौकरी नहीं जाएगी। अब जो गैर औद्योगिक जो कर्मचारी थे, इनको उन्होंने क्या किया, 3 श्रेणियों में बांट दिया। क्या कर दिया, 3 श्रेणियों में बांट दिया। 3 श्रेणियों में कैसे बांटा, तो जैसे ग्रेड के आधार पर बांट दिया, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। जो ग्रेड 3 थे तो उनको सभी राजनीतिक अधिकार दे दिए। इनको भी क्या कर दिए, जैसे सभी औद्योगिक कर्मियों को सारे राजनीतिक अधिकार दे दिए, तो सभी राजनीतिक अधिकार इनको दे दिए। जितने आम आदमी को है, वो अपनी पार्टी बनाना चाहे पार्टी बनाओ, अपनी पार्टी बना के अलग से लड़ना चाहे तो अलग से चुनाव लड़ो, कुछ भी करो। मध्य वालों को क्या किया, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी, पार्टी बनाने की अनुमति नहीं दी, बाकी के सभी राजनीतिक अधिकार दे दिए। इसका मतलब क्या है कि वो राजनीतिक लेख लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है वो किसी भी पार्टी के प्रति निष्ठा रख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो केवल चुनाव नहीं लड़ सकते। इनको क्या कर दिया, चुनाव लड़ने के अलावा सभी राजनीतिक अधिकार, चुनाव लड़ने के अलावा सभी राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक अधिकार। ठीक, जो ग्रेड 1 वाले हैं उनको किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए, उनकी स्थिति कैसी रखी, यथावत। उनकी स्थिति कैसी रखी, यथावत रखी। तो भाई भारत इससे क्या सीख सकता है, तो भारत इससे क्या सीख सकता है कि भाई यूं है कि क्या हम भी ऐसा अपने देश में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चूंकि 100% राजनीतिक निष्पक्षता तो आ ही नहीं पा रही है। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे ऐसे नौकरशाह हैं जो कि खूब लेख लिखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपने विचार प्रकट करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों के प्रति निष्ठा रखते हैं। एक पार्टी की सरकार आई तो कुछ खास नौकरशाह ऐसे जो उच्च पदों पे चले जाएंगे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे चले जाएंगे, और जैसे पार्टी बदली, सरकार बदली, तो क्या होगा, दूसरे लोग आ जाएंगे। तो आपको ये दिखाई देता है, इसका मतलब क्या, उनकी विचारधारा मैच होती होगी या विचारधारा मैच नहीं होती है, तभी तो ऐसा काम हो रहा है।
भाई आखिर ऐसा क्यों है कि भाई जैसे ही सरकार बदली सबसे पहले नौकरशाहों को ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? जैसे ही सरकार बदली सब एसडीएम बदल जाएंगे, एडीएम बदल जाएंगे, डीएम बदल जाएंगे, सेक्रेटरी बदल जाएंगे और जॉइंट सेक्रेटरी बदल जाएंगे और बहुत सबके सब बदल जाएंगे, एसपी बदल जाएंगे, डीएसपी बदल जाएंगे, आपके एसएसपी साहब बदल जाएंगे। कुछ को अच्छे जिले मिल जाएंगे जिनको अभी तक बहुत खराब जगह मिली हुई थी, कुछ को एपीओ कर दिया जाएगा, कुछ को मुख्यालय में बिठा दिया जाएगा, कुछ को ट्रेनिंग सेंटरों में भेज दिया जाएगा। और हर सरकार जब भी आती है जाती है ऐसा ही करती है। आखिर क्यों करती है? क्यों नहीं हम राजनीतिक तटस्थ हो सकते कि भाई सरकार आए या जाए कुछ भी हो, ट्रांसफर होना ही नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डीएम साहब आए, 3 महीने ज्वाइनिंग के नहीं हुए, ट्रांसफर हो गया, 6 महीने ज्वाइनिंग के नहीं हुए, ट्रांसफर हो गया। जब तक वो चीजों को समझे, जिले को समझे, जिले के लिए कुछ काम करे, तब तक उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। एसपी साहब आए, नए जिले की अभी स्टडी कर ही रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अपराध कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रहे हैं, इतने में उनका स्थानांतरण हो गया। सरकार बदलते ही इनको बहुत बड़ी बुरी बीमारी है सरकारों को या नेताओं को कि वो नौकरशाहों का स्थानांतरण करते हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे दिल्ली के कुछ कॉलेज ऐसे हैं, जैसे डीयू का कॉलेज हो गया, डीयू हो गया ना, जेएनयू वगैरह हो गए, जेएनयू है कि नहीं पता नहीं मेरे को, है ना, कुछ एक कॉलेज ऐसे हैं 2-4, मुझे अच्छे से नहीं पता कौन कौन से वो कॉलेज हैं। पर उन कॉलेजों में ऐसा है कि यदि आप चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। जैसे प्रवेश क्या नाम था उनका यार, प्रवेश करके एक नाम था, है ना, वो शायद दिल्ली के सीएम रहे, साहिब सिंह वर्मा भी रहे, दिलीप मल्होत्रा साहब रहे। तो वो रहे, क्यों रहे, वो डीयू वगैरह में पढ़ाते थे शायद, या वहाँ उनकी नौकरी थी डीयू में या श्यामलाल में, पता नहीं कौन से कॉलेज में, दिल्ली के में। और फिर उन्होंने चुनाव लड़के वो जीते भी, जो फिर वो 4-5 साल वो मंत्री भी रहे, शायद मुख्यमंत्री भी रहे, और फिर वापस आके नौकरी ज्वाइन कर ली। तो ये उदाहरण हमारे सामने ही है, बिल्कुल है, स्पष्ट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में भी हम 3 ग्रेड सभी प्रकार के कर्मचारियों की बना दें और कुछ को दे दें? तो वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है वो हम देख लेते हैं। यहां से हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। तो वर्तमान स्थिति क्या है और इसका भविष्य क्या है। वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान तो आपको पता ही है, आपको अब मैंने पूरा अच्छे से बताया यह वर्तमान स्थिति। वैसे मैं वर्तमान स्थिति नहीं भी बताता तो राजनीति तो ऐसी चीजें सबको ही पता रहती है भाई, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल ही राजनीति है, हॉकी नहीं है। ये भाई ये मजाक कर रहा हूं, इसको ऑफिशियली रिकॉर्ड मत कर देना, है ना, केस कर दो मेरे ऊपर, वायरल कर दो, है ना। ये केवल मजाक में मैंने बात बोली है, क्योंकि हमारे यहाँ वो कहते हैं एक फिल्म में डायलॉग है कि सर हमारे यहाँ राजनीति में सिस्टम है कि नहीं है पता नहीं, शायद सिंघम फिल्म में ही है ना, कि हमारे यहाँ राजनीति में सिस्टम है कि नहीं पता नहीं, पर हमारे यहाँ प्रत्येक सिस्टम में राजनीति जरूर है। राजनीति हमारे एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन प्रत्येक सरकारी डिपार्टमेंट में राजनीति जरूर है। राजनीतिक हस्तक्षेप हद से ज्यादा है। ट्रांसफर को तो उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बना रखा है, बहुत बड़ा बिजनेस। हर जिले की रेट तय कर रखी है, एसपी की रेट तय है, सीआई की रेट तय है, एसएसपी की रेट तय है, डीएसपी की रेट तय है, डीएम की रेट तय है। बहुत हालत खराब कर रखी है। हालांकि सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। इवन आप सोचोगे नहीं, छोटे से छोटा कर्मचारी होता है ना, जो 4th क्लास का जो होता है, उसको भी यदि स्थानांतरण करवाना है ना तो घूस खिलानी पड़ती है, नेताओं को पैसा पहुंचता है। तो बहुत घटिया स्थिति देश की बना रखी है। इवन एजुकेशन जैसा सेक्टर जो कि पॉलिटिक्स से बहुत दूर होना चाहिए, उसको भी घसीट करके राजनीति में लेकर के आ गए। आप सोचो कि हमारे यहाँ के राजनेता कितने महान हैं कि कोई पहली क्लास की पुस्तकें छपी, सरकारी पुस्तकें, और उनमें पढ़ाया जा रहा था गा से गणेश। एक राज्य की सच्ची घटना है ये। क्या पढ़ाया जा रहा था? पहली क्लास की पुस्तक में गा से गणेश, सरकारी स्कूलों में। सरकार बदली और सरकार ने कहा कि नहीं, गा से गणेश यदि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये किसी खास धर्म को ही बढ़ावा देता है।
तो बोले क्या करें, ऐसा करो जितनी भी ये पुस्तकें छपी थी, लाखों की संख्या में पुस्तकें छपी, सरकारी पैसे से छपी, आम आदमी के खून पसीने का जो टैक्स है उससे छपी, उनको वापस बुलाया और वो किताबें दोबारा छपी। और फिर क्या पढ़ाया जाने लगा, गा से गधा। तो तब एक मजाक चलता है कि गधा कि इतना खर्चा, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद ये पता चल पाया कि जो गणेश होते हैं वो सांप्रदायिक होते हैं और गधा जो होता है वो सांप्रदायिक नहीं होता। यदि बच्चे गा से गणेश पढ़ लेते तो वो सांप्रदायिक हो जाते, हो सकता है उनमें धार्मिक उन्माद आ जाता, ये सरकार का मानना था। एक घटना और किसी विशेष राज्य में घटी, वहां पर अब ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, अब मैं क्या बताऊं, है ना, राजनीतिक रूप से करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए बिना किसी बात कही। तो वर्तमान स्थिति क्या है और इसका भविष्य क्या हो सकता है? तो हम तो यही कह सकते हैं कि भाई राजनीति से, क्योंकि वैसे ही राजनीति के दलदल इतना फंसे पड़े हैं कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है। मैं तो कहता हूं कि इसको यथावत बनाए रखे तो ठीक है, उल्टा यथावत ना रख करके इसको और सख्त किया जाए। सोशल मीडिया के लिए कानून बनाए जाए, सोशल मीडिया पे जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सोशल मीडिया उपयोग के नियम बनाए जाए। सोशल मीडिया यूज करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाए। अलग से बने, सभी दलों के प्रति तटस्थ रहें, निष्पक्ष रहें, तब नीतियों को लागू करें। और ये जो मूल्य है नॉन पार्टिजनशिप का, व्यावहारिक तौर पर कमजोर तो हुआ ही है। व्यावहारिक तौर पे क्या हुआ है, तौर पर कमजोर हुआ है। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो ग्रुप डी के लोग हैं या ग्रुप सी के लोग हैं, उनको पंचायती राज के चुनाव लड़ने के अधिकार दे दें, या लोकल जो संस्थाएं होती है ना, अर्बन बॉडीज जिनको कहते हैं, उनके चुनाव लड़ने के अधिकार दे दें। और फिर क्या करें, 2 साल 5 साल बाद इसका मूल्यांकन करके देख लें कि भाई ये काम सही तरीके से कर रहा है ये मूल्य की नहीं कर पा रहा है। पर जो प्रशासन, जो नीति बनाने के स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, और कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी है कि भाई ये क्या करें, राजनीतिक रूप से पूरी तरह तटस्थ रहें, क्योंकि हमारी यहाँ पॉलिटिक्स हर जगह घुसी पड़ी है, कहीं से तो इसको दूर रखें। तो ये है हमारा नॉन पार्टीजनशिप। उम्मीद है यदि इस पर आपको कोई लेख लिखने के लिए आता है तो आप लेख लिख पाओगे, 150 शब्दों में प्रश्न लिखने के लिए आता है तो आप लिख पाओगे, और यदि निबंध के किसी छोटे मोटे हिस्से में इसका जिक्र करना हो तो आप कर पाओगे। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के एक दूसरे मूल्य को लेते हैं, और उस दूसरे मूल्य का नाम है तटस्थता। ओनली तटस्थता। अभी तक तो हमने राजनीतिक तटस्थता देख रहे थे, अब हम खाली क्या देखेंगे, तटस्थता, यानी कि न्यूट्रलिटी। यानी कि हम क्या देखेंगे, न्यूट्रलिटी। तो तटस्थता क्या होती है? जैसे हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी, तो जब हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी तो जो ऑब्जेक्टिविटी का जो पहला हिस्सा है, यानी कि किसी भी प्रकार की धारणाओं, मान्यताओं, रुचियों, मूल्यों, संस्कारों, विचारों, प्रतिमानों, शौक, रुचि, इन सभी से तटस्थ रहना, इन सभी से कोई भी पूर्वाग्रह जो है वो मन में नहीं रखना, तो हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलिटी। देखिए ऐसा होता है ना, कई बार इंग्लिश शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तटस्थता की जगह इसका निष्पक्षता कर दिया तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी, इसको हम क्या कहेंगे, तटस्थता। तो न्यूट्रलिटी पर फोकस करना है, न्यूट्रलिटी वर्ण पर। एक बात ध्यान रखना, ये सिलेबस में नहीं है, ये क्या नहीं है, सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। देखिए सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, पागल हूं। मुझे वो अरविंद केजरीवाल वाला एक मीम याद आ गया जो बहुत वायरल होता है, हम गधे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। और वो एक नाना पाटेकर का भी डायलॉग है ना, क्रांतिवीर फिल्म का, क्यों समझा रहा हूं मैं तुम्हें, भूसा पड़ा है मेरे भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में,
तो वो वाली बात है, भूसा नहीं भरा है मेरे दिमाग में। एक्चुअली में ये सिलेबस में नहीं है इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, मेन सिलेबस में, और 2-4 फाउंडेशनल वैल्यू देकर के छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिन पर वो प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछा भी गया है। इसलिए तटस्थता पर, न्यूट्रलिटी पर कभी भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कंपैरिजन करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी से इसका क्या लेना देना है, या इम्पार्शियलिटी अभी हम पढ़ेंगे जिसको निष्पक्षता हम अनुवाद करेंगे जिसका, तो वो क्या होती है उसके तो दोनों की तुलना करवा दें, दोनों में अंतर पूछ लें, विभेदन। तो इसके लिए हम तटस्थता पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। तो किसे कहते हैं तटस्थता, न्यूट्रलिटी किसे कहते हैं, तो वही बात है जो ऑब्जेक्टिविटी का आधा हिस्सा था। तटस्थता का मतलब है, न्यूट्रलिटी का मतलब है किसी निर्णय या चिंतन प्रक्रिया में जब भी आप कोई फैसला कर रहे हो या आप जब किसी चीज के बारे में कोई चिंतन कर रहे हो तो उसमें अपने किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह, अपने विश्वासों, अपने धारणाओं, अपनी मान्यताओं, अपनी रुचियों, अपने शौक, अपने संस्कार, अपने मूल्यों, इन सभी से तटस्थ होकर के निर्णय ले। आप निर्णय ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, विवाद निपटा रहे हो, आप एक जज की भूमिका में हो, तो जब आप निर्णय लोगे, तो जब आप विवाद को सॉल्व कर रहे हो, जब आप रिसर्च कर रहे हो, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उस समय आपका न्यूट्रल होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति रिसर्च करते समय, एक्सपेरिमेंट करते समय, फैसला करते समय, किसी विवाद का, झगड़े का को मिटाते समय यदि कोई निष्पक्ष नहीं है तो वो विवाद खत्म नहीं हो सकता। कोई भी विवाद तभी खत्म हो सकता है जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष हो। किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना, पहले से मन मस्तिष्क में जो कुछ भी है उसको साइड में रख देना, उसको बिल्कुल अलग में रख देना, और फिर सच को स्वीकारना ही क्या है, न्यूट्रलिटी है, तटस्थता है। तटस्थता जब होती है तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रक्रिया है, मान लो निर्णय की जो प्रक्रिया हो रही है, किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपाती ना होना, किसी पक्ष के प्रति पक्षपाती ना होना, पक्षपाती ना होना, सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना। ये बता दिया है मैंने काफी बार, ऑब्जेक्टिविटी में से आप लिख देना। एक बहुत ही फेमस लाइन है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की है, मुझे उनका नाम याद नहीं है। जजमेंट करते समय जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जजमेंट करते समय जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जजमेंट करते समय जजमेंटल हो रहा है तो इसका मतलब है वो निष्पक्ष रह ही नहीं पाएगा, वो तटस्थ रह ही नहीं पाएगा, और उसके मन में कोई ना कोई पूर्वाग्रह रह जाएगा और वो न्याय नहीं कर पाएगा। जब भी निर्णय लेना हो, निर्णय लेने से पहले सभी तर्कों, तथ्यों, तर्कों पर विचार करना। कोई जज है, किसी विवाद का निपटारा वो कर रहा है, सभी पक्षों को सुनकर के ही निष्पक्ष निर्णय करना, अनुसंधान करें, प्रयोग करें। कोई भी एक्सपेरिमेंट आए, कोई भी प्रयोग का कोई भी निष्कर्ष आए, उसको स्वीकार करना। ऐसा नहीं अपनी पूर्व धारणा कोई प्राथमिकता दें कि हाँ भाई ऐसा ही है। जैसे कि मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताया था, जैसे फ्लैट अर्थ सोसाइटी, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं अभी भी उनको लगता है धरती चपटी है। दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती, नहीं, सूरज धरती के चक्कर लगा रहा है। दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि धरती का एक कोना है, वहां से आगे जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो ये क्या है, ये है आपका न्यूट्रल नहीं हो, आप निष्पक्ष नहीं हो, आप तटस्थ नहीं हो। आपको रिसर्च है, तर्क है, अनुसंधान है, प्रयोग है, तर्क, प्रमाण, इन पर कोई भरोसा ही नहीं है। भाई दोनों पक्षों को यदि कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है, वो व्यक्ति तटस्थ कैसे रह पाएगा। मान लीजिए दो पति पत्नी का एक जोड़ा है, माना पति पत्नी का एक जोड़ा है। एक दिन पति आपके पास आया
और पत्नी के बारे में खूब सारी उसने बुराइयां की और अपने आप को हीरो बनाया। ये ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पर भी ये बात खूब चलती है कि हर एक व्यक्ति अपनी कहानी में हीरो होता है और दूसरे की कहानी में विलेन होता है। पर आपको फैसला लेना है कि कौन हीरो है कौन विलेन है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जैसे पति आया, पति ने जितनी भी बातें कही वो सुनी, उन बातों के आधार पर आप कोई पूर्वाग्रह नहीं रखो, कोई धारणा मन में नहीं बनाओ उस वाइफ के प्रति, और उस वाइफ का भी पूरा पक्ष सुनो, तभी उसके प्रति कोई धारणा बनाना। यदि आप केवल एक पक्ष को सुनकर के ही किसी प्रकार की कोई धारणा बना रहे हो तो आप निष्पक्ष हो ही नहीं, आप तटस्थ हो ही नहीं। जब भी आप कोई वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हो, भाई आप किसी का भी रिसर्च कर रहे हो, वैज्ञानिक स्टडी कर रहे हो, आप किसी के बारे में निर्णय कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, तो किसी के भी उसकी पृष्ठभूमि या मूल्य को निष्क्रिय रख करके ही शोध किया जाना चाहिए। भाई अपने फायदे के बारे, अपना फायदा जिस चीज से हो रहा है उसको तो सभी अच्छा बता देते हैं। निष्पक्ष व्यक्ति वो है कि जिससे उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन चूंकि उससे पूरे समाज को फायदा है, वो वास्तव में अच्छी चीज है, वो फायदे वाली चीज है, तो उसको क्या बता रहे हैं, फायदे वाली बता रहे हैं। इसको ही कहते हैं इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी। इसको ही क्या कहते हैं, इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी। इंटरेस्ट न्यूट्रलिटी क्या होती है कि भाई अपने फायदा जहां हो रहा है उसको तो सब अच्छा बताते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने फायदे की बात को अच्छा ना बताए, जिससे अपना लाभ होता है। अच्छा इंसान यह है कि जो कोई भी चीज है उसका अच्छे से मूल्यांकन करे। जैसे उदाहरण देखो, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है, इसके बावजूद भी वो यदि रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहा है, आरक्षण को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति निष्पक्ष है। लेकिन एक और उदाहरण है इसी में कि भाई जो व्यक्ति SC ST का है और वो इस बात की सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, इनके अंदर भी क्या होना चाहिए, जो है वो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन इन द रिजर्वेशन, कि यहां भी जैसे क्रीमी लेयर जो है SC ST, जो OBC में जो क्रीमी लेयर है, SC ST में भी क्या होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए। कि भाई कब तक कोई लोग, एक ही पीढ़ी से 3 IAS हैं, लगातार 3 पीढ़ियों से IAS बने हुए हैं, और बेचारा कोई व्यक्ति है जो ST समुदाय का है, उनके कई पीढ़ियों से बेचारा किसी ने कोई जंगल से बाहर निकल कर नहीं देखा, उनको एजुकेशन प्राप्त नहीं हुई है, तो ये छोड़ेंगे तभी तो दूसरे लोगों के हाथ में आएगा ना बेचारों। तो इनको ये जिम्मेदारी बनती है। इसी से पता चलता है कि आप इंटरेस्ट न्यूट्रल हो या नहीं हो। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आप लोग ये समझ पाए, आसानी से समझ सकें, क्योंकि आप सब एस्पिरेंट हो, अभ्यर्थी हो, और आपको कैटेगरी का बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको पड़ रहा है, तो आप ये सोच सके, आप ये सोच सको कि भाई यदि फायदे के लिए 2-4 लोगों का नुकसान हो जाए और लेकिन बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, कोई ऐसी नीति बन रही है, तो इसका मतलब है कि वो नीति ठीक है। जो अपने हित में है उसके पक्ष में रहना तो बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन जो व्यक्ति हितों से तटस्थ रहकर तर्क और अनुसंधानों के आधार पर निर्णय ले, वही व्यक्ति है जो सच निष्कर्षों में निकल रहा है, जो अनुसंधानों में आ रहा है, जो तर्क में जो सच आ रहा है उसको सामने स्वीकार कर लेना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि आपको देखना हो तो कोपरनिकस को देखो, गैलीलियो को देखो, डार्विन को देखो। कोपरनिकस, गैलीलियो, डार्विन, और भी बहुत सारे लोग हैं, ब्रूनो हो गया, कई सारे लोग हैं, इनके बस में ले रहा हूं ना, एग्जांपल इनके ले रहा हूं। जैसे कोपरनिकस, हुआ क्या था कि जब क्रूसेड हुआ, धर्म युद्ध उस समय हो रहे थे, तो वैचारिक युद्ध भी हो रहा था। इस्लाम अपने आप को ऊपर स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और क्रिश्चियनिटी अपने आप को ऊपर बता, श्रेष्ठ, भाई हमें से श्रेष्ठ कौन है, ये बताने की कोशिश चल रही थी। उसी समय साइंस आना शुरू हो गई। अब बाइबल में यह उदाहरण है कि जो ब्रह्मांड के जो केंद्र में है वो पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, पृथ्वी है, या हमारे सौरमंडल के जो केंद्र में है वो क्या है, पृथ्वी है। तो इस बात को सच साबित करने का जिम्मा किसको उठाया, दिया, कोपरनिकस को। और कोपरनिकस को भी धर्म में पूरी आस्था थी, अपने ईसाई धर्म में, और उसने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात को सच करके रहूंगा कि धरती ही केंद्र में है। लेकिन जब इसने रिसर्च की, अनुसंधान किए, प्रयोग किए, तब इसकी बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा नहीं है।
पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य उसके चारों ओर नहीं घूमता है। तो कोपरनिकस ने जो सच था सच बताया, सच स्वीकारा, इसने छुपाया नहीं, पूरी दुनिया को बताया। इसके लिए इसकी कुटाई हुई, पिटाई हुई, माफी भी मांगनी पड़ी। हालांकि ये इतनी ज्यादा कुटाई पिटाई नहीं हुई, गैलीलियो की बेचारे की ज्यादा हुई है ना, लेकिन फिर भी इसने स्वीकारा नहीं। यही बात किसके साथ भी है? डार्विन के साथ भी यही बात है, वो गैलीलियो के साथ में भी। ठीक है, डार्विन ने भी क्या हुआ कि देखो ऐसा था कि बाइबल में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बाइबल में, एक और तर्क है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया है, कि जैसा ईश्वर है मनुष्य वैसा ही है, यानी कि जैसा मनुष्य दिखता है ईश्वर भी वैसा ही दिखता है। और ईश्वर ने अपने जैसे दिखने वाले लोगों का निर्माण किया, मनुष्य का निर्माण किया। जब डार्विन आया, अब डार्विन ने प्रयोग किए, डार्विन ने क्या दिया? एवोल्यूशन की थ्योरी दी। और जब इसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी तब इसने बताया कि हमको भगवान ने नहीं बनाया भाई, हम तो विकास के सिद्धांत से अपने, हमारे पिताजी तो वानर हैं, हमारे पिताजी तो अमीबा है, हमारे पूर्वज तो जम इस पानी में से निकले हुए। विकास की थ्योरी में ये आ गया, और जब विकास की थ्योरी में ये आया तो डार्विन ने स्वीकार किया उसको, लेकिन तत्कालीन समाज ने स्वीकार नहीं किया। इनकी कुटाई पिटाई ठुकाई हुई, गैलीलियो को बेचारे को माफी मांगनी पड़ी। और कहते हैं कि गैलीलियो ने जो ऐसी माफी मांगी वो बहुत ही चालाकी से माफी मांगी, ऐसा लगता था कि माफी मांगी ही नहीं है। जैसे नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक वो कथन चलता है, मतलब उनके पार्टी के लोग चलाते हैं, वो उसमें कितनी सत्यता है कितनी सत्यता नहीं है इसका मुझे अंदाजा नहीं है, बट वो एक मजाक चलता है कि ऐसा कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार ऐसे बोल दिया कि कांग्रेस के आधे सांसद मूर्ख हैं। तो कांग्रेस वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि अटल जी ने ऐसे बोल दिया, माफी मांगो। तो अटल जी ने, कहते हैं कि अटल जी ने इसका जवाब दिया, क्या कहा कि भाई मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस के आधे सदस्य मूर्ख हैं, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं और मैं कहता हूं कि कांग्रेस के आधे सदस्य मूर्ख नहीं है। यानी कि वही बात कह दी कुल मिलाकर। ये सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता है, पर ऐसे मजाक चलते हैं ना, मजाकों की दुनिया में तो मजाक तो किसी प्रकार के बनाए जा सकते हैं, किसी पे भी बनते हैं, है ना। सच झूठ का मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो जो सच है उसको स्वीकार कर लेना, जैसे मैंने अभी स्वीकार किया, मुझे नहीं पता है भाई। कुछ लोग क्या कहेंगे, दावा क्या करेंगे, नहीं ऐसा ही कहा था, नहीं ऐसा ही हुआ था। हर चीज में दावा ठोक लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको। और राजनीतिक, भाई साहब मोदी ही जीतेगा, चाहे कुछ भी कर लेना, आएगा तो मोदी, वो लड़ाई कर लेंगे इसके लिए। इतने मूर्ख लोग होते हैं। उनमें ऐसे व्यक्ति न्यूट्रल हो सकते हैं कि कभी भी नहीं हो सकते, उनमें तटस्थता आ सकती है कि नहीं आ सकती, कैसे आएगी? मैंने कह दिया ना भाई साहब, इस बार मोदी आ ही नहीं सकता भाई साहब। आ गया ना मैं सर जो है अपना गंजा करवा लूंगा, टकला हो जाऊंगा मैं। वो लड़ाई कर लेंगे इस बात के लिए, उनके पास कोई तर्क नहीं है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, पर है मूर्ख, क्या करें? बैल बुद्धि का बना दिया, बैल प्रवृत्ति का बना दिया। अब ऐसी ही बहस करेंगे, वो बहस करेंगे कि भाई कश्मीर को यदि खत्म किया है अमित शाह ने या मोदी जी ने, सरकार ने, अरे ये तो ऐसे हुआ था। मैं कह रहा हूं ना ऐसा इसलिए हुआ है, उनके पास तो तथ्य नहीं, तर्क नहीं, प्रमाण नहीं। वो कहेंगे अरे मैंने पहले ही कहा था। ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं। तो तटस्थता सबसे ज्यादा कहां होनी चाहिए? वैज्ञानिक विधियों में, खासतौर पर विज्ञान, साइंस जब हम पढ़ रहे हैं, कोई रिसर्च जब हम कर रहे हैं, कोई अनुसंधान जब हम कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करना भाई कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों, अपने विश्वासों, अपने हितों, अपनी मान्यताओं, अपनी रुचियों, अपने प्रतिमानों, अपने संस्कारों से एकदम न्यूट्रल रह के अपनी बात करे। जो तर्क है उसको स्वीकारना, जो तथ्य है उसको स्वीकारना, जैसे कि गैलीलियो ने किया, कोपरनिकस ने किया, डार्विन ने किया। तो ये आपका क्या है? न्यूट्रलिटी है, तटस्थता है। और नेक्स्ट बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, जिसको हम कहते हैं निष्पक्षता, उसको भी हम देख लेते हैं। और निष्पक्षता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्पार्शियलिटी। क्या कहते हैं? इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का अनुवाद क्या किया है? वो सिलेबस में है इम्पार्शियलिटी, है ना। तटस्थता सिलेबस में नहीं थी, इसलिए इसको थोड़ा ही बताया मैंने आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया भी नहीं, लेकिन इतना ही बताना था। इसमें इसके अलावा कुछ है भी नहीं, जितना भी था इसमें वही था। वो एक मीम चलता है ना कि जो भी था यहीं तक था बस। तो बस जो ये हमने न्यूट्रलिटी पढ़ा, तो इसमें जो भी था बस यहीं तक था। तो हम क्या देख लेते हैं? निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी।
देख रहे हो, इम्पार्शलिटी की परिभाषा देखो क्या है, IMPARITALITY, इम्पार्शलिटी, आई एम पार्शलिटी। यानी कि पता है क्या होता है, मैंने सोशल मीडिया पे कहीं देखा था, सुना था, शायद विकास दिव्यकीर्ति सर ने ही ये कहीं बोला था, या किसी कहीं पे बोला था, है ना, कि भाई लोग हवा भरते हैं ना जब आपको मोटिवेट करते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मोटिवेट कर रहे हैं आपको, आप गुब्बारा फुला रहे हैं, आपको अंदर गुब्बारे की तरफ फुला करके हवा भर रहे हैं कि इम्पॉसिबल, तो क्या कहेंगे, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद चिक चिक के कह रहा है कि मैं पॉसिबल हूं। तो वहीं पे एक व्यक्ति हो गया, उसने कहा कि आई एम पार्सल, आई एम पार्सलिटी, मैं निष्पक्षता हूं। नहीं, मैं निष्पक्षता नहीं हूं, ये तो ही हो गया ना, ठीक है। आई एम पार्सलिटी, मैं भेदभाव हूं। हम निष्पक्षता पढ़ा रहे हैं, मैं भेदभाव हूं। इमोर्टल, जो अमर होता है, और इमोर्टल का ऐसे ही यदि आई एम पॉसिबल की तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम मोर्टल। तो ठीक है, भाषा का अपना एक अलग सौंदर्य होता है ना, भाषा के सौंदर्य, भाषा में क्या है कि लोग ऐसी ही चालाकी निकालेंगे। कई सारे लोग क्या कहेंगे कि भाई एक महान आदमी मिला, उनका तर्क देखो क्या शानदार गजब का था। उन्होंने कहा कि जो एच होता है उसमें 3 डंडे होते हैं, 1 2 3। उन्होंने कहा कि जो जेड होता है उसमें भी 3 डंडे होते हैं। ये मोटिवेट स्पीकर है जिनके करोड़ों व्यूअर्स हैं, वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर, ऐसे मोटिवेटर। उस मोटिवेटर का तर्क बता रहा हूं मैं, कितना घटिया तर्क है। तो एच में भी 3 डंडे, जेड में भी 3 डंडे। वो कहे कि हमको जीवन में क्या बनना है, एच से हीरो बनना है, जेड से जीरो नहीं बनना। वो क्या कहते हैं, आपको जीवन में बस कुछ नहीं करना, अपने ये 3 डंडे सही ढंग से सेट करने। वो हवा कैसे भर रहा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर जो कि तथ्य तर्क अनुसंधान ये सब चीज जानता ही नहीं, बस हवा भरने का उसका काम है, और उसके लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं। क्या कह रहा है कि बस जीवन में 3 डंडे सही कर लो, आपका जीवन एकदम, आप हीरो बन जाओगे। केवल 3 डंडे, इसके आगे पीछे कुछ नहीं बता रहा, ऐसे कह रहा है बस जीवन के 3 डंडे ही आपको सही करने। कौन से 3 डंडे, वो भी नहीं, बस ये कह रहा है कि हीरो जीरो। क्या कर सकते, ऐसे ऐसे तर्क महामूर्ख लोग लेकर के आते हैं। पता नहीं कहां से इतना घटिया तर्क सोच कैसे लेते हैं, समझ में नहीं आता। और मैं तो सोचता हूं कि, और वो कॉर्पोरेट लोगों को, लोग उनके लिए ताली बजा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन जो लिंक्डइन वगैरह पे हैं, और तालियां बजा रहे हैं। पता नहीं क्या है, मैं तो समझ नहीं पाता भाई। हो सकता है कि मेरा एप्टीट्यूड वैसा ना हो, समझ का भी फेल है ना, हो सकता है मैं कम समझ हूं, क्या कर सकते हैं। अब हम तो तर्क समझते हैं, हमने तो फिलोसफी पढ़ी, साइकोलॉजी देखी, हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटिकल पढ़ा, तो सोशोलॉजी पढ़ी है। तो इन सब को जब हमने पढ़ा है, साइंस एंड टेक को जब हम पढ़ा, यूपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ा, तो हम तो यही बात एक अच्छे से समझ पाए। खासतौर पर जब फिलोसफी को पढ़ा कि भाई तर्क जो है वो तर्क में दम होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, उसके साथ में उसके पक्ष में प्रमाण होना चाहिए। पता नहीं, हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर्स पे ये चीजें लागू नहीं होती हो, इसलिए लोग उनके लिए इतनी भर भर के तालियां भी बजाते हैं। तो आज की डेट में आप देखते ही हो कि भाई टीचरों के लिए तो इंडिया में तो वैसे भी टीचर को फटीचर माना जाता है। ये तो भला हो विकास दिव्यकीर्ति जैसे सर आ गए, या खान सर दो वायरल हो गए, फिजिक्स वाला थोड़ा वायरल हो गया, थोड़ा सोशल मीडिया आ गया, तो थोड़ा गुरुजनों का हल्का फुल्का सा सम्मान वापस बढ़ने लगा है 2-4 का। बाकी नहीं तो कौन पूछता है, हजारों टीचर हैं बेचारे जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, या स्कूलों में जहां पढ़ा रहे हैं, जहां कहीं भी पढ़ा रहे हैं। कौन पूछता है, कौन उनको सम्मान देता है। एक कांस्टेबल आ जाए, सब डर के मारे कांपने लग जाते हैं। एक कांस्टेबल आएगा, सब उसको सम्मान देने की सोचेंगे, सब उससे जान पहचान बढ़ाने की सोचेंगे। कोई भी पुलिस वाला आ जाए, कोई मास्टर आएगा, तो लोग उसका नाम तक नहीं पूछेंगे। हालांकि ये प्रवृत्ति बदल रही है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे होते हैं, सभी तो वैसे नहीं होते, पर इंडिया में है ही ऐसा ना, टीचर को फटीचर मान लिया गया है, क्या कर सकते हैं। जबकि यदि आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, बहुत फेमस रही थी, बेला चाव, जिसमें गाना था बेला चाव, है ना, कौन सी है वो, प्रोफेसर जो है, जो कि यूरोप में जो है, स्पेन देश में शायद वो बनी हुई है, स्पेनिश भाषा में मूल रूप से बनी है वो वेब सीरीज। उसका नाम क्या है, मनी
मनी क्या कहते हैं, मनी हीस्ट कहते हैं कि मनी हाइस्ट कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका पता नहीं, उसमें प्रोफेसर होता है, वो सब प्लानिंग करता है भयंकर वाली। तो उसमें एक लड़की होती है, वो अंदर जो उनको होस्टेज जो रखते हैं ना, तो जब वो ये कहती है कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स पढ़ाती हूँ, कंपेरिजन ऑफ रिलीजन्स पढ़ाती हूँ, मैं एथिक्स पढ़ाती हूँ, तो पता है वो क्या कहता है, ओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन स्कूल, वह स्कूलों में एथिक्स पढ़ा रहे हैं, स्पेन की बात है, क्या करें मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और उसमें शायद ये उसमें ये डायलॉग है कि यू डिजर्व मोर रेस्पेक्ट। इंडिया इंडिया है, क्या ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो आप देखोगे कि बेचारा जो चेस प्लेयर जो बड़े बड़े हैं, खिलाड़ी हैं, जो गोल्ड मेडल जीत करके लेकर के आ रहे हैं, क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में, उन बेचारों के हजारों की संख्या में फॉलोअर्स नहीं होते सोशल मीडिया पे, और ऐसे गधेड़े गधेड़े जिनको इन्फ्लुएंसर कह देते हैं, जो कोई कंटेंट नहीं बनाते, जो उल्टा समाज को खराब कर रहे हैं, कुछ गलत चीजें सिखा रहे हैं, उनके करोड़ों में फॉलोअर्स है। हमारे देश की कड़वी सच्चाई, क्या करें भाई, सोशल मीडिया पे लोग किसको फॉलो करना है किसको नहीं, इतनी समझ ही नहीं है लोगों को। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ये जो चीजें हैं ना, ये ट्रांसफर होंगी, हमारी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगी। यदि आज में कुछ काम यदि कर कोई स्त्री है, वो कोई कुछ काम कर रही है सोशल मीडिया पर, किसको भी फॉलो कर रही है, जो भी वीडियो देख रही है, जैसे भी शॉर्ट्स देख रही है, जैसे भी रील्स देख रही है, तो उसके बच्चे भी तो प्रभावित करेंगे ना, आसपास के भाई बहन प्रभावित होंगे, उसकी खुद की मानसिकता भी तो प्रभावित होगी ना, उसका खुद का जीवन, वैसी सोच बनेगी। अब क्या बनना चाहते हो, चूज योर हीरो वाइजली। आप अपने जो हीरो चुन रहे हो, जिनको जो इनको आप आदर्श मानते हो, उनको थोड़ी तो अकल से चुनो यार। नहीं, ये पता नहीं समाज कैसा है। वही वाली बात है ना कि आजकल क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया पे ज्ञान इतना बढ़ गया है कि ज्ञान दे, हर कोई ज्ञान दे रहा है, ले कोई नहीं रहा है। अब देख लो, मैं भी ज्ञान दे ही रहा हूं, ले नहीं रहा हूं, क्या कर सकते हैं। मैं तो हर चीज कोशिश करता हूं कि अपने ऊपर पहले लागू करके देख लूं। इसलिए मैं ये भी कोशिश करता हूं कि कोई भी जोक यदि आपको सुना दूं कभी ऑनलाइन, कोई शेर भी यदि सुना दूं, या कुछ और कोई लाइन भी सुनाऊं, कुछ भी, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो चोरी का ना हो। अब ये जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं, अब ये तो पुस्तकों से लिया हुआ है, कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ी, कई प्रकार के कई कई तरह के टीचरों के वीडियोस देखे, मैंने खुद ने इतने साल तैयारी की, तो उसके आधार पे बता रहा हूं। तो किसी एक व्यक्ति का ये हो ही नहीं सकता ये तो। पर जहां कहीं भी मेरे को लगता है कि ये बात विकास दुबे कीर्ति ने कही है, या खान सर ने कही है, या फिजिक्स वाले ने कही है, या किसी शेर ने कही, किसी शायर ने कही है, या किसी फिल्म में आया है, या किसी फिल्म का ये डायलॉग है, मेरा नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निष्पक्ष रह पाऊँ, मैं विचारों की चोरी ना करूं। जैसे गांधी जी कहते हैं कि भाई विचारों की भी चोरी नहीं करनी है, तो कोशिश करता हूं कि मैं वैसा करूं, अपने नाम से ना बता दूं किसी भी चीज को। ठीक है, क्या कर सकते हैं। आजकल पर लोगों में ये मूल्य बचा नहीं है। लोग, आप स्टेटस लगाओ, किसी को अच्छा लगा ना, तो वो क्या करेगा, यदि नीचे किसी शायर का नाम लिख रहा है, तो शायर का नाम काट करके उसको क्रॉप करके फिर स्टेटस पे लगाएगा। सोशल मीडिया पे कोई ओरिजिनल शेयर यदि होगा, लोग उसे कॉपी करेंगे, अपने स्टेटस पे लगाएंगे, नीचे अपना नाम लिख देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, सभी लोग नहीं है, बहुत से, ज्यादातर लोग समाज के तो अच्छे ही हैं, मैंने तो यही महसूस किया है। ठीक है, पर चूज योर हीरो वाइजली ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि ना वो आपके विचारों को अवचेतन स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। अब इतनी बेकार हालत है, आप देखो ना कि जैसी भी कुछ काम कर रही होगी, यूट्यूब पे उसके फॉलो व्यूज देखना कितने हैं, करोड़ों में होंगे। और आप कोई बहुत सिंपल सी चीज सर्च कर लेना, जैसे फोटोसिंथेसिस, उसके व्यूज देख लेना, उसके व्यूज मुश्किल से हजारों में होंगे। मैं तो, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर है, कितनी गहराई से कितना अच्छा पढ़ाते हैं, उनके भी वीडियो पे यदि व्यूज होंगे तो कितने होंगे, लाखों में होंगे, बस करोड़ों में उनके भी नहीं। जेसीबी के करोड़ों में। कोई सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, कोई ने उल्टी सीधी कुछ भी रील बना दी, उसके करोड़ों में है। यही है। चलो, तो इम्पार्शलिटी को पढ़ लेते हैं, निष्पक्षता क्या चीज होती है ना। बहुत ज्यादा आपने समय वेस्ट कर दिया, आई रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर स्किप कर देना, ऑनलाइन है क्या है, फास्ट फॉरवर्ड कर देना। थोड़ा बहुत ज्ञान पेलना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत, बस वही है। आप ये अंतर्मन की यदि मैं आपको बात बताऊं, तो ये क्यों किया मैंने, अवचेतन स्तर की यदि मैं बात बताऊं, तो बस यही है कि भाई मैं भी वायरल हो जाऊं, क्या पता लोग मेरा भी कुछ हिस्सा वीडियो का काट करके और रील बना करके लोग चला दें, क्या पता मैं भी फेमस हो जाऊं। अवचेतन स्तर पर ये चीजें होती हैं, चेतन स्तर पर नहीं होती। ये चीज कोई स्वीकार नहीं करेगा, बहुत सारे टीचर हैं जो स्वीकार नहीं करेंगे, मैं कर रहा हूं।
अब क्या करें भाई, चेतन अवचेतन मन का ये है, तो इसलिए वो अवचेतन स्तर से ही वो बात निकली है। अब आप ये भी समझ सको तो ऑब्जेक्टिविटी इसलिए नहीं आ पाती है बहुत सारी चीजों में। जैसे अभी मैंने जितनी भी बातें बोली थी अभी पढ़ाई के अलावा, तो उनमें इसलिए भी हो सकता है कि इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी ना आ पाए, क्योंकि हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं पार्सल हो गया हूं। पार्सल का मतलब ये इम्पार्शियलिटी वाला है ना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या है निष्पक्षता, क्या है अच्छे से देखते हैं। तो क्या है भाई निष्पक्षता, कि निष्पक्षता न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो हम जैसे वस्तुनिष्ठता में क्या था कि किसी के प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखना है और तथ्य तर्कों और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना है। तो जब किसी भी प्रकार का जब हम पूर्वाग्रह नहीं रखते तो तब हमारे मन में क्या आती है, तटस्थता। और जब हम कोई भी फैसला लेते हैं, कोई राय बना रहे हैं, और जब तथ्यों तर्कों और प्रमाणों के आधार पर बनाते हैं तो उसको कहते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। कि निर्णय केवल वस्तुनिष्ठ कारणों पर ही होना चाहिए। आधार क्या हो, वस्तुनिष्ठ कारण होना चाहिए। कोई पूर्वाग्रह हित व्यक्तिगत मूल्य के आधार पर नहीं होना चाहिए। उसे किसी भी पक्ष का फैसला करते समय जज को, निर्णयकर्ता को किसी भी पक्ष के प्रति समर्थन और विरोध में नहीं रहना है। इम्पार्शियलिटी के दो स्वरूप हैं। ना तो क्या करना है, ना तो अवैध लाभ देना है, ना तो अवैध लाभ देना है, और दूसरा क्या है, साथ ही ना ही अवैध हानि पहुंचानी है। अवैध हानि पहुंचानी है। ना तो किसी को अवैध लाभ देना है, ना ही किसी को क्या करना है, अवैध हानि पहुंचानी है। ये दो स्वरूप है। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि एक चीज ये भी है कि हम निष्पक्ष दिखे नहीं, निष्पक्ष हों। निष्पक्ष दिखना नहीं है, निष्पक्ष दिखना नहीं है, सच में होना है। देखिए दिखते कैसे, मैं आपको एक बहुत ही एग्जांपल बताऊंगा। मान लो कि मैं एक टीचर हूं, मान लो क्या हूं, है ना। तो मान लो मैं एक टीचर हूं, मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूं, उसी कॉलेज में मेरी बच्ची भी पढ़ती है। हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है, पर मान लो। अब मैं कॉपी चेक करता हूं। क्लास में टोटल बच्चे हैं, मान लो कितने, कि क्लास में टोटल बच्चे हैं 25, है ना, आसान समझाने के लिए 25 रखा है। अब मान लो कि मेरी बेटी का स्थान कौन सा आ रहा है, दूसरा। कौन सा आ रहा है, दूसरा। अब एक तो यह है कि मैं 3 अंक बढ़ा करके उसको किस स्थान पर लेके आ जाऊं, प्रथम पर। तो मैं यहां क्या नहीं हूं, निष्पक्ष नहीं हूं। और अब चूंकि मुझे निष्पक्ष दिखना भी है, मुझे शौक चढ़ा हुआ है कि लोग मेरी ईमानदारी की मिसाल दें। कहीं कोई ये ना कह दे कि यार इसकी बेटी का दूसरा स्थान आ गया। दूसरा स्थान कैसे आ गया, इसने गलत कॉपी चेक की होगी। तो वो अपना सम्मान बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता दिखाने के लिए क्या करता है कई बार, कि उसके 3 अंक काट दे और वो किस पे आ जाए, 5वें स्थान पे आ जाए या चौथे पे आ जाए। तो यहां पर वो क्या करेगा, जैसे वो अंक काटेगा तो निष्पक्ष दिखने की कोशिश कर रहा है, निष्पक्ष दिखना चाहता है। वो निष्पक्ष है नहीं, बस वो निष्पक्ष दिखना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि अपना निकट का या दूर का, अपना चाहे कितना ही सगा संबंधी कोई ना हो, उसको ना तो कोई अवैध लाभ पहुंचाना है और ना ही अवैध हानि पहुंचानी है। ना तो अवैध लाभ पहुंचाना है और ना ही क्या पहुंचानी है, अवैध हानि पहुंचानी है। ये दोनों में ही क्या दिखेगी, निष्पक्ष, जो क्या दिखेगा, आपका पक्षपात होना दिखाई देगा कि आप पक्षपात कर रहे हो। नकार, यहां पे सकारात्मक पक्षपात कह देंगे इसको नकारात्मक पक्षपात कह देंगे, बस इतना ही है। यदि मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, मुझे ये सोचना ही नहीं है कि भाई मेरी बेटी का कौन सा स्थान आ रहा है, कोई सा भी आए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो समान कॉपी चेक करूंगा। जब भी कॉपी चेक करें केवल योग्यता के आधार पर अंक हासिल हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है निष्पक्षता, दिखने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निष्पक्ष होना। कई बार ऐसा व्यक्ति है कि वो निष्पक्ष दिखने के लिए फालतू में चीजों की तारीफ कर देगा। जैसे जब किसी
बेटे की शिकायत आएगी तो बाप अक्सर क्या करेगा, समाज में जैसे पड़ोसी के बच्चे को कूट करके आ गया या पड़ोसी के बच्चों से झगड़ा करके आ गया, अब वहां पे हल्ला हो गया है बुरी तरीके से, आप गए वहां पे, आप पिताजी हो, मान लो मैं गया है ना, मैंने देखा कि भाई मेरा बेटा, या आप गए हो तो आपका बेटा, आपने देखा कि यार ये इसने पड़ोसी की बेटी की ठुकाई कर दी। अब वो पड़ोसी के लोग जो है वो बूमा बूम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, तो आपने क्या किया, तो पिताजी लोग क्या करते हैं अक्सर करके अपने ही बेटे की ठुकाई कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ सचमुच में कई बार हुआ। हम छोटे थे, झगड़ा हो जाता मान लो किसी से, मैं और मेरा छोटा भाई, तो जब मेरे पिताजी यदि वो झगड़ा स्थल पे यदि आ गए तो वो क्या करते थे, हमारी ही पिटाई करते थे, बिना कोई कारण जाने, बिना कोई रीजन जाने, कोई कुछ बात सुननी ही नहीं, बस ठुकाई करनी, ताकि पूरे समाज में, पूरी कॉलोनी में ये माहौल बन जाए, ये आदमी एकदम निष्पक्ष है। तो भाई क्या करना है हमको, निष्पक्ष, केवल निष्पक्षता का दिखावा नहीं करना है। जब भी कोई न्यायाधीश है, जज कर रहा है, कोई फैसला कर रहा है, या कोई सिविल सेवक है, कोई नीति बना रहा है, तो उसको क्या रहना पड़ेगा, निष्पक्ष रहना पड़ेगा। ना तो किसी, जैसे कोई समाज हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, कोई धर्म हो गया, कोई जाति हो गई, कोई नस्ल हो गई, कोई भाषा हो गई, कोई रंग हो गया, इनमें से किसी को भी ध्यान में नहीं रखे। जैसे मान लो मैं हूं, मैं यदि थोड़े सावले रंग का हूं और मैं नीति ऐसी बना दूं कि सावले रंगों के लोगों के पक्ष में हो, गोरे लोगों के पक्ष में ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पार्शियलिटी हो जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे दूर रहना, दोनों पक्षों को सुनवाई का बराबर अवसर देना। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को तो सुनवाई का ज्यादा मौका दे दिया और दूसरे पक्ष को सुनवाई का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। और ना केवल फैसला करना है, ना ही न्याय की प्रक्रिया खुद न्यायपूर्ण होनी चाहिए, बल्कि जो निर्णय, जो फैसला आपने दिया उसके कारणों की भी, उसके कारण भी पूरी तरह निष्पक्ष होने चाहिए। जैसे प्रेमचंद की कहानी आपने सुनी होगी, प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। यदि आप निष्पक्षता पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो पंच परमेश्वर कहानी को पढ़ो, समझो। देखिए ऐसा है कि जब कोई जज होता है ना, वो क्या करता है, दंड देता है लोगों को। लोगों को क्या देता है, दंड देता है। तो जो दंड के जो सिद्धांत होते हैं ना, दंड के सिद्धांत होते हैं 3। दंड के कितने सिद्धांत होते हैं, पनिशमेंट के जो सिद्धांत जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। एक होता है प्रतिकार सिद्धांत, पहला है प्रतिकार सिद्धांत। दूसरे वाले को हम कहते हैं निवर्तन सिद्धांत, और तीसरे वाले को जो हम क्या कह देते हैं, सुधारात्मक सिद्धांत या सुधार सिद्धांत। यदि हम इनके लिए अंग्रेजी में यदि हम सिद्धांत देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, रिफॉर्मेटिव, यानी कि फॉर्मेट कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को दोबारा से, क्या कर रहे हैं, रिफॉर्मेट कर रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, ताकि वो क्या नहीं कर सके, प्रिवेंटिव थ्योरी इसको कहते हैं, ताकि वो कोई भी गलत काम ना करे, अपराध ना करे, प्रिवेंटिव इसको हम कहते हैं। और पहले वाले को कहते हैं रिट्रीब्यूटिव, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। ये क्या है तीनों सिद्धांत। जैसे प्रतिकार सिद्धांत हो गया, ये जो प्रतिकार सिद्धांत चलता है, इसका मैं जैसे उदाहरण बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सऊदी अरब है, जैसे सऊदी अरब है, जैसे ईरान है। तो ईरान में क्या है, यदि कोई भी महिला सार्वजनिक स्थान पर उसके बाल खुले दिख गए, गलती से भी सार्वजनिक स्थान पर अकेली चली गई, तो वहां पे एक मोरल पुलिस होती है, और वो मोरल पुलिस उनकी ठुकाई पिटाई सुताई कर देती है। महिसा अमीनी जो है कि एक महिला रही थी जिनकी शायद हत्या हो गई थी, जिनको पीट पीट करके मोरल पुलिस ने मार डाला था। फिर बाद में कभी उस पर काफी हंगामा भी हुआ, पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वहां इस्लामिक कानून लागू है, वहां शरिया कानून लागू है। ये सबसे ज्यादा क्रूर, इसको क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूर और प्रतिशोधात्मक है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। यदि स्त्री ने लिपस्टिक लगा ली तो हाथ काट दिया जाएगा, होठों पे लिपस्टिक लगा ली तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। ऐसा कई सारे देशों में वर्तमान में ये कानून है।
ईरान में कोई भी लड़की सार्वजनिक स्थान पर, कोई भी महिला बिना बुर्के के, बिना पूरी बॉडी को कवर किए बाहर नहीं निकल सकती। भारत की महिलाओं, आप बहुत खुशनसीब हो जो भारत में पैदा हुई। भारत के पुरुष भी उतने ही खुशनसीब हैं। भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति बहुत खुशनसीब है, हम तो ये कहते हैं। हालांकि कुछ सुधार है, लेकिन वो रंग दे बसंती फिल्म में एक डायलॉग है ना, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं परफेक्ट बनाने की। अच्छे सिविल सेवक आएंगे तो आप इस देश को परफेक्ट बनाओगे। तो ऐसे देश हैं, वहां पर क्या है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। बहुत कठोर शास्त्र, बहुत कठोर दंड देते हैं। आज भी मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान में ही बलात्कार पे ऐसा है कि भाई यदि बलात्कार हुआ है किसी भी महिला का, तो उसको गवाह चाहिए, जिसने चश्मदीद गवाह चाहिए, वो भी पुरुष। यदि चश्मदीद गवाह कोई पुरुष है उस स्त्री के पास में, तो ही बलात्कार माना जाएगा, नहीं तो रेप माना ही नहीं जाएगा। यह है। तो प्रिवेंटिव थ्योरी जो निवर्तन है, निवर्तन के सिद्धांत के समर्थन में कौन आए? थॉमस हॉब्स आए। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन की अवधारणा दी थी, आपको पता है ना, सबसे पहले वीडियो में मैंने यही बताया था आपको। तो ये क्या कर रहे हैं कि अपराधी को दंडित कर रहे हैं। क्यों दंडित कर रहे हैं? ताकि भविष्य में इसको देख करके कोई दूसरा व्यक्ति अपराध ना करे। इसके लिए क्या करते हैं, उसको जेल में बंद कर दो, कठोर कारावास दे दो। क्या दे दो उसको? कठोर कारावास उसको दे दो। जैसे हमारे भारत में यदि कोई भी अपराध करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, ताकि कोई और अपराध ना कर पाए, और समाज के दूसरे लोगों को एक संदेश मिले कि नहीं भाई, यदि अपराध करोगे तो जेल में जाओगे। तो भारत में है, यूएसए में है, यूके में है। फिर आते हैं दुनिया के सबसे टॉप लेवल के देश, जिनको डेवलपमेंट कंट्रीज कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया। ये जो देश हैं, ये देश क्या कहते हैं? ये देश ये कहते हैं, जैसे ये जो सुधारात्मक जो थ्योरी दी थी ना, ये जेएस मिल ने दी। ठीक है, जेएस मिल कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके साथ में कौन आएगा? जेएम और आएगा, जेरेमी बेंथम। इन्होंने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, अपराधी को सुधारेंगे। अपराधी को क्या करेंगे? सुधारेंगे। हमारे यहाँ जेल में बंद कर रहे हैं, उनके सुधारने पे इतना ध्यान नहीं देते। भारत में, यूके में, यूएसए में इनका सारा ध्यान उसको अपराधी को सुधार करने पे है। और इसमें कौन से देश आएंगे? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ऐसे ही देश आ सकते हैं। भारत में 150 करोड़ की आबादी है, किसी को सुधारेंगे। मैंने एक बार एक मीम पढ़ा था, डेनमार्क है ना, क्या मीम पढ़ा, सोशल मीडिया पे ही देखा था। एक मीम था, तो क्या मीम था वो, कि नॉर्वे या स्वीडन या ऐसे किसी एक देश की जो जेल है, उस जेल का फोटो था, और उस पर भारत के किसी व्यक्ति ने लिख रहा था कि यार मेरे घर से ज्यादा सुंदर तो ये जेल है, ऐसी जेल से कौन भागेगा, इसमें सलाखें क्यों लगाई हुई हैं। तो नीचे एक व्यक्ति ने दूसरा कमेंट किया, इसमें सलाखें इसलिए लगाई गई हैं ताकि कोई भारत का आदमी जाकर के, भारत पाकिस्तान का आदमी जाकर के इसके अंदर ना घुस जाए, रहना ना शुरू कर दे। मतलब इतनी सुंदर वो फोटो दिख रही। ये केवल एक मजाक है, इससे कोई दिल पे ना ले, ठीक है। पर कहने का मतलब ये है कि इन देशों में ऐसा है। तो ये अपराध के क्या होते हैं? 3 सिद्धांत होते हैं, रिट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव। प्रतिकार सिद्धांत, निवर्तन सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत होते हैं। लेकिन दंड कब दिया जाएगा? जब आप फैसला करोगे। तो इसलिए फैसला करते समय निष्पक्ष रहें, दंड देते समय भी निष्पक्ष रहें, पूरी तरीके से निष्पक्ष रहें। अब निष्पक्षता का पालन होगा कैसे? जैसे कि भाई जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो निष्पक्षता का पालन करते हैं। आपकी जो एक कॉपी चेक होती है ना, और ये इंटरव्यू बोर्ड में जितने भी लोग आते हैं, इन सबसे एक एफिडेविट लेते हैं। आईएएस की परीक्षा का जब जो भी कॉपी चेक हो रही है, कॉपी चेक करने वालों से एक एफिडेविट लिया जाता है कि मेरा निकट का और दूर का कोई भी संबंधी इस परीक्षा में नहीं बैठा है। ऐसी जो इंटरव्यू बोर्ड है, उससे भी एफिडेविट लिया जाता है कि मेरे निकट का या दूर का कोई भी संबंधी इंटरव्यू में नहीं बैठा है। ये किस लिए लिया जाता है? ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है जजमेंट, फैसला कर रहे हैं ना आप, सबसे अच्छा प्रशासनिक अधिकारी कौन है?
10 लोग इंटरव्यू देने आए, आपको 3 का सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा ना, और निष्पक्ष करते समय कोई किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो आज हमने कितनी वैल्यूज पढ़ी हैं? 3 वैल्यूज आज हमने पढ़ी हैं। एक पढ़ी हमने इम्पार्शियलिटी, एक पढ़ा नॉन पार्टीजनशिप, और तीसरी हमने कौन सी पढ़ी? न्यूट्रलिटी, जिसको कहते हैं तटस्थता। आपको कितना अच्छा लग रहा है वीडियो देख करके? बहुत बहुत बधाई एक तो उन लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट किए। जैसे एक सुमित नाम के एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच सुमित, आपका हृदय से आभार। सुमित अवस्थी शायद उनका नाम है। और भी कई सारे लोगों ने किया, कुछ के नाम याद भी नहीं रहते, जैसे क्या नाम है, यसी नाम है या सौम्या नाम है या ऐसा कुछ नाम है उनका, याद नहीं है मेरे को अच्छे से ना। एक तो एक क्रिएटर हैं जिनके लाखों में व्यूज हैं, वो ब्लॉग बनाती हैं शायद, यसी ब्लॉग्स करके ऐसा कुछ उनका नाम है। उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने भी वापस कमेंट किया मेरे को, और वापस थैंक यू उनको भी कि भाई उन्होंने कमेंट किया मेरे वीडियोस पर। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आभार, जिन को भी पसंद आ रहा है उनको। और यदि जिनको भी पसंद आ रहा है तो प्लीज प्रश्न जरूर पूछें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सवाल जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में। आपके सवाल आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आपकी झूठी तारीफें आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, आप तो हो सकता है सच्ची करते होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, तो मैं कोशिश करूं कि और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आ सकूं, बना के लेके आ सकूं। नेक्स्ट वीडियोज में हम कुछ और फाउंडेशनल वैल्यूज को हम पढ़ेंगे, और ताकि आप उनको भी अच्छे से समझ सको। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है, आपको और एग्जाम्पल चाहिए, पुराने सालों पे प्रश्नों पे, केस स्टडीज पे यदि कोई डाउट हो, वो पूछनी हो तो जरूर पूछिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कुछ बोलना होता है तो बता दो मुझे कमेंट में, मेरे को ज़्यादा आता नहीं है क्या क्या करना होता है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। क्या है, सोशल मीडिया पे जब आए हैं, सीखना शुरू किया है तो सीख ही जाएंगे, ऐसा क्या है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।